हैदराबाद के सिरसागंज में कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंची मशहूर कवित्री कविता तिवारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह ने। देखिए यह खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं देश की मशहूर कवि कविता तिवारी जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और साफ तौर पर जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके की उनकी पूरी शुरुआत हुई और किस तरीके से अभी वह वर्क कर रही हैं और कैसे नए नए परिस्थिति सामने आई जहां उनको कमी लगी। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आपने शुरुआत की और अभी किस तरीके का अनुभव आपका चल रहा है। वर्ष 2005 में मैंने पहली बार कवि सम्मेलन का मंच किया और सबसे अद्भुत बात थी, लखनऊ का वो मंच था। अद्भुत बात ये थी कि मेरी जैसी छोटी बच्ची को वो मंच मिला जिसकी अध्यक्षता आदरणीय सोम ठाकुर जी कर रहे थे और जिसपे स्वर्गीय नीरज जी का सम्मान था। इतने बड़े मंच से मुझे कविता पाठ करने का अवसर मिलना, ऐसा लगा कि जैसे कवि समूह का, कवि परिवार का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिलना हुआ। और उस दिन से ये यात्रा आप सबके स्नेह से चल रही है। बीच के 2 वर्ष कोरोना ने हमें जरूर व्यतीत किया, लेकिन लेखन के लिए उतना ही समय दिया। तो अब तक का सफर हमारा ऐसा ही रहा कि लोगों के आशीर्वाद से सिंचित होता हुआ एक बीज वृक्ष बनने की जुगत में है। बस देश में ही नहीं, देश के बाहर भी जो आपको प्रसिद्धि मिल रही है, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं प्रसिद्धि में नहीं, सिद्धि में विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है कि जब ईश्वर की इच्छा होती है तब उस पर ईश्वर की जब कृपा होती है तब उसे प्रसिद्धि मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कर्म में सिद्धि हासिल कर लूं, प्रसिद्धि तो आती रहेगी। तो पिताजी, अक्सर कहा जाता है कि मंच जगत में आपको एक ब्रेक देने का काम कुमार विश्वास जी ने किया है, इसको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कवि सम्मेलन को अपना परिवार मानती हूँ और मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि भी मैं यही कहूंगी कि मैं मानदेय कितना लेती हूँ ये अलग विषय है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन की उपलब्धि ये है कि मेरे कवि सम्मेलन मंच का हर कवि मुझे बहन या बेटी कहकर ही संबोधित करता है। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। और जहां तक बात है डॉक्टर कुमार विश्वास जी का, तो मैं उन्हें चाचा कहती हूँ और वो चाचा की तरह ही मुझे स्नेह भी रखते हैं, मेरे पितावत हैं और मुझे भतीजी की तरह जितना भी मुझे मेरा मार्गदर्शन है, मुझे आशीर्वाद देना है वो करते हैं। तो वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं और मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ। और ये बिल्कुल उचित है कि उन्होंने हर पहलू पर, जीवन के हर क्षण पर मुझे पिता की तरह संबल दिया है। कविता के मंचों पर आजकल कंपटीशन का दौर है, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस इस नजरिए से आप देखती हैं? नहीं, ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई कंपटीशन है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबकी अपनी लेखनी स्वर है, सबके अपने भाव हैं, तो कोई कंपटीशन नहीं है। और चूंकि वीर रस में बहुत कम कवित्रियां हैं, तो कभी एक बार किसी ने मुझे टिप्पणी कर दी कि किसी कवित्री ने मुझसे कह दिया कि हम तुम तो कंपटीशन में हैं, तो मैंने तो यही कहा था कि मैं रेस में अकेली दौड़ रही हूँ फिलहाल। तो मैं जीतूं या हारूं, नफा और नुकसान, फायदा या नुकसान मेरा ही होना है। तो मैं इसे कंपटीशन नहीं मानती हूँ। मेरे लिए कवि सम्मेलन परिवार है, मेरे लिए कवि सम्मेलन का मंच आराधना से कम कभी नहीं रहा है। आपकी अधिकांश जो कविताएं होती हैं वो युवाओं के लिए प्रेरणा बनती हैं। क्या मानती हैं आप, युवाओं के लिए ऐसा आने वाले भविष्य में कुछ कवि के माध्यम से ही, कविता के माध्यम से ही आप देखेंगे या फिर और कोई आपके मन में प्लान है? देखिए, वाचिक परंपरा का जो इतिहास रहा है हमें ये बार बार बताता है कि कवियों ने सदैव क्रांति लाई है। और भारतवर्ष एक ऐसी शक्ति का नाम है जिसमें युवा शक्ति जुड़ जाने से इसे अद्वितीय बनाता है। तो मुझे लगता है कि वो जो युवा पीढ़ी जो भटकाव की ओर है, जो फिल्मी दुनिया का अनुगमन करने लगी है, जो कुछ फिल्मी नायकों का ही जो जैसे बाल रखेंगे वैसे बाल, जैसे कपड़े रखेंगे पहनेंगे वैसे कपड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि कवियों का भी ये दायित्व बन जाता है कि हम युवा पीढ़ी के मन में उन नायकों की जगह उन नायकों को रखें जिन्होंने देश को सर्वोपरि रखा है। तो हम लोगों का काम यही है कि हम युवा पीढ़ी की सोच बदलें, क्योंकि युवाओं से ही ये देश बदलना है। आपकी कार्यशैली विशेष है, उसके साथ साथ आपकी जो भी भाषा है उसके शब्दों का मीटर बहुत ऊंचा है। कई बार लगता है कि अंग्रेजी से प्रभावित पीढ़ी के लोग अपने कठिन शब्दों को समझने में अड़चन महसूस करते हैं।
क्या इस तरह की बात किसी और ने भी आपसे कही है कभी, क्या मानती जी, हैं? ऐसे कई बार अनुभव हुए हैं। मुझे एक रांची का एक कवि सम्मेलन याद आ रहा है कि एक कवि सम्मेलन के एक बाद बुजुर्ग दंपति आए और उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया और बहुत सजल नेत्रों से मुझसे कहा कि बेटा समझ में कुछ नहीं आया लेकिन बड़ा आनंद आया। तो मैं थोड़ा घबरा गई कि मैंने कहा कि दादाजी मैं इसको किस रूप में लूं। तो उन्होंने मुझसे एक वाक्य जो मुझे कहा तो उसने मेरी मानसिकता ही बदल दी। उन्होंने कहा बेटा मुझे बहुत से सनातन परंपरा का हूं, मुझे बहुत से मंत्रों का अर्थ नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे ईश्वर से जोड़ रहा है। मुझे तुम्हारी कविता में वही आनंद आया और उस दिन से मैंने अपने कविता को मंत्रवत जीना शुरू कर दिया है। और मैं हमेशा से कहती हूँ मेरी कविताओं में जो शब्द हैं वो कोई भी सायास नहीं है। मैं कोई प्रयास नहीं करती हूँ कि मैं शब्दकोश लेके बैठूं और कठिन शब्द चुनूं और उसमें लाऊं। ये अनायास है। ये मेरा एक तरह से मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि कह लीजिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत की मिट्टी पर जन्म लेने वाले को हिंदी कठिन नहीं लगनी चाहिए। कठिन तब कोई विषय लगने लगता है जब आप से छोड़ देते हैं। शब्दों का आपने उपयोग बंद कर दिया है, वो धीरे धीरे आपको कठिन लगने लगेंगे। मेरा प्रयास ये है कि अगर युवा वर्ग मेरी कविता को सुनकर शब्द न समझ में आए और वो शब्दकोश खंगालने लगे तो इससे बड़ी जीत मेरी कोई नहीं हो सकती कि वो हिंदी शब्दकोश की ओर बढ़ गया है। तो मुझे लगता है मेरी कविता सफल हो गई। अच्छा, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आदमी प्रसिद्धि की शिखर पर पहुंचने के बाद अपना जो मूल उद्देश्य है उसको भूल जाता है। आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? मैंने आपसे कहा ना कि मेरे लिए प्रसिद्धि नहीं सिद्धि महत्वपूर्ण है। तो जब व्यक्ति सिद्धि की राह पे जाता है तो उसके लिए केवल उद्देश्य ही, लक्ष्य ही महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे ऐसा लगता है और मैंने बताया कि मेरे लिए कवि सम्मेलन का मंच एक आराधना का मंच है। थोड़े बहुत आरोप लगते हैं कि आप मानदेय बहुत अधिक ले रहे हो, तो मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहती हूं कि संस्कार को उघाड़ कर फिल्मी पर्दे के लोग जितने बड़े बड़े लिफाफे लेते हैं, कम से कम मैं संस्कारों को जीवित रखने के लिए यदि पैसा ले रही हूं तो कोई बहुत गलत काम नहीं कर रही हूं। और मुझे ऐसा लगता है जो लोग ये कहते हैं कि कविता बिकाऊ है क्या, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूं, क्या शिक्षा बिकाऊ है, क्या चिकित्सा बिकाऊ है? बस मैं ये कहना चाहती हूं कि निःशुल्क का कोई भी सम्मान आज तक रहा नहीं है। मैं ये चाहती हूं कि कम से कम उतना महत्व हो, हमारा सबका काम भी चलना चाहिए और मैं जो कुछ बेहतर से बेहतर समाज को दे सकूं, ये मेरा प्रयास है और ये लक्ष्य सदैव रहेगा, चाहे किसी भी शिखर पर पहुंच जाए हम। अच्छा, आप फिरोजाबाद में पहली बार आई हैं, सिरसागंज में आप पहुंची हैं, आज कुछ देर बाद यहाँ पर कवि सम्मेलन होने जा रहा है। कविता के माध्यम से ऐसे दो शब्द क्या कहना चाहेंगी लोगों पर जो कि आप अपनी बात पहुँचाएं? देखिए, मैं फिरोजाबाद पहली बार आई हूँ। सुहाग का शहर है और एक आनंद और मतलब बड़े आश्चर्य की बात है, ये एक संयोग बन गया है कि सुहाग के शहर में मैं तब आई हूं जब मेरा विवाह हो चुका। तो ये भी बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है कि अभी तक शायद ये भी संयोग ही, मैं कहती हूँ कि बुलावा ऐसे ही आता है, ये ईश्वर तय करता है कि कब किसे कहाँ जाना है। तो विवाह के बाद ही आखिर फिरोजाबाद आना क्यों हुआ, तो इसके पीछे की ईश्वर की बड़ी मंशा रही होगी। और आज के कवि सम्मेलन में एक अद्वितीय टीम है और आज के कवि सम्मेलन में मुझे लगता है कि मैं देश प्रेम से संबंधित आज मैं सुनाना चाहती हूँ। भगवान राम को समर्पित एक गीत मैं आज जरूर सुनाऊंगी सबको। तो मुझे लगता है कि यदि मेरी बात लोगों तक पहुंच रही होगी तो बहुत अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे और आज राममय और भारत माता की वंदना का समय होगा और आज सब कुछ जय हिंद जय वंदे मातरम होगा। यहाँ थी हमारे साथ कविता तिवारी जी, अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ कई विषयों पर बातचीत की और जानकारी साझा की। सिरसागंज से आदित्य प्रताप सिंह, समाचार 24।